नमस्कार दोस्तों। एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि सीएचओ का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और सीएचओ का जो क्रैश कोर्स है वो इतना बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, शायद ही ऐसा आज तक आपने किसी कोचिंग पे देखा होगा। हम बिल्कुल आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और एमसीक्यू का रेशनल इस प्रकार से हमने प्रिपेयर किया है कि आप एक एमसीक्यू में 50 एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। मैं चाहता हूं कि क्लास शुरू करने से पहले आप एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का प्रथम एमसीक्यू देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, एट व्हाट एज इज अ चाइल्ड कंसिडर्ड एन इन्फेंट। किस उम्र के बच्चे को अपन इन्फेंट बोलेंगे? इन्फेंट के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? एमसीक्यू में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बताया है कि 1 साल के बच्चे को अपन इन्फेंट बोलेंगे, या 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, या 4 साल के बच्चे को। अरे बोलो किसको इन्फेंट बोलेंगे हम? तो फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा कि इन्फेंट का एज ग्रुप क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पीडियाट्रिक की कितनी स्टेज होती है। पीडियाट्रिक की जो 2 स्टेज होती है, सबसे पहली होती है इंट्रा यूटेराइन स्टेज और दूसरी होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन जो है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए रखा गया है। इंट्रा यूटेराइन के अंदर बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है, और एक्स्ट्रा यूटेराइन का मतलब होता है कि बच्चा डिलीवर्ड हो चुका है, बच्चा बाहर आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन की अगर मैं बात करूं, इंट्रा यूटेराइन की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्शन से लेकर, जैसे ही मेल स्पर्म और फीमेल ओवम आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं, है ना, तो कंसेप्शन से लेकर के 2 वीक्स तक अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू पूछा गया है कि जाइगोट किसे बोलते हैं, तो कंसेप्शन से लेकर के या 0 से लेकर के 2 वीक्स तक के अपन क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। 2 वीक्स से लेकर के 8 वीक्स तक के क्या बोलेंगे? अपन एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वहीं पे अगर अपन बात करें 9 वीक्स से लेकर के 40 वीक्स तक अपन क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की। बच्चा जो है कि डिलीवर्ड हो चुका है, बच्चा बाहर एक्सटर्नल लाइफ में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ चुका है, तो बर्थ से लेकर के 1 मंथ तक के बच्चों को अपन क्या बोलेंगे? नियोनेट बोलेंगे। यहाँ से एक घुमावदार प्रश्न बनता है कि न्यूबॉर्न, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट किसे कहते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अर्ली नियोनेट किसे कहते हैं, तो अर्ली नियोनेट और न्यूबॉर्न अपन बर्थ से लेकर के 7 डेज तक का जो बच्चा होता है उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अर्ली नियोनेट बोलेंगे या न्यूबॉर्न बोलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि लेट नियोनेट किसे बोलते हैं, तो 7 से लेकर के 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको अपन लेट नियोनेट बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बीएचओ के पेपर में पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे अगर अपन बात करें एज ग्रुप या एज क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आपसे पूछा गया है इन्फेंट के बारे में, तो आपसे टोडलर के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे प्री स्कूल के बारे में पूछा जा सकता है, स्कूल गोइंग एज के बारे में पूछा जा सकता है, एडोलेसेंट के बारे में पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न में हम 50 प्रश्न सोल्व कर लेंगे, तो वैसा ही रेशनल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। ठीक है, देखिए, 1 मंथ से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को अपन बोलेंगे इन्फेंट। और आपको आपके क्वेश्चन, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि प्रश्न में जो आंसर था वो क्या था? इन्फेंट था। प्रश्न ने आपसे पूछा था कि एट व्हाट एज इज कंसिडर्ड एन इन्फेंट। किस उम्र के बच्चे को अपन इन्फेंट बोलेंगे? तो 1 साल तक के बच्चे को अपन इन्फेंट बोलेंगे। एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, यहाँ पर एग्जामिनर आपको घुमा सकता है कि 8 महीने के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे, 6 महीने के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे, 9 महीने के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे। तो आपको याद रखना है हमेशा कि 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का जो बच्चा होगा उसको अपन इन्फेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिएगा, 1 साल से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को अपन टोडलर बोलेंगे। अगर वहीं पे अपन बात करें प्री स्कूल एज की, तो 3 साल से लेकर के 6 साल तक की जो उम्र होती है वो प्री स्कूलिंग एज होती है। क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि व्हाट इज द प्री स्कूलिंग एज, तो 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को अपन प्री स्कूलिंग एज बोलेंगे। और
6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे, स्कूल गोइंग एज बोलेंगे। ठीक है, 12 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट बोलेंगे। क्लियर है। एंड आफ्टर 18 ईयर, 18 साल के बाद उसको जो है कि एडल्ट के क्राइटेरिया में रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ये एमसीक्यू मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एट व्हाट एज डज द चाइल्ड टाइपिकली डबल देयर बर्थ वेट। अरे बच्चे के जन्म का डबल वजन कब होता है, बर्थ वेट का डबल वजन कब होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल लेते हैं यहाँ पे कि एट व्हाट एज डज द चाइल्ड टाइपिकली डबल देयर बर्थ वेट। ऑप्शन नंबर ए है कि 3 मंथ की उम्र में वह अपना बर्थ वेट का डबल कर लेता है, 6 मंथ की उम्र में, 8 महीना या 10 महीने की उम्र में। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो अपन जानते हैं कि बर्थ वेट कितना होता है, डबल तो बाद में करेंगे, पहले अपन जान लेते हैं कि बर्थ वेट कितना होता है। देखिए, बात करते हैं अपन बर्थ वेट की। बर्थ वेट तो एट बर्थ पे कितना होता है, 2 बिगाड़ा हो गया, 2.5 से लेकर के 3.9 जो है कि 3.9 kg जो है कि नॉर्मल बर्थ वेट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर एग्जामिनर बहुत होशियार होता है वो आपसे हमेशा एवरेज ही पूछ सकता है कि एवरेज कितना होता है, तो पीछे पीछे साथ साथ में एवरेज लिखिएगा कि 2.9 kg जो है कि इसका एवरेज वेट होता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन क्या है कि 2.9 का डबल कब होगा, 2.9 का डबल कब होगा, तो 6 मंथ में, कब, 6 मंथ की एज में जो है कि बर्थ वेट का डबल हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर को बी को लॉक कर दीजिए सब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मैं जो यहाँ पे कॉपी में लिख रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे नोटपैड पे लिख रहा हूँ, एज इट इज आपकी कॉपी में मेंशन होना चाहिए, है ना। लैंग्वेज अपनी एनक्लेक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए, जो अपनी एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी जो आप लोगों के लिए बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस अवेलेबल करवाई है, तो एज इट इज इसकी एक नोटबुक भी आपके पास होनी चाहिए। इतनी कृपा आप कर ही सकते हैं। आप लोग नोटबुक बनाइएगा, उसके अंदर एज इट इज नोट छापिएगा। इसका क्या फायदा है, देखो आप और हम अगर कॉमन लैंग्वेज में किसी से भी बात करते हैं, ये अपन को हमेशा याद रहती है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको जो एज ए मोटिवेशन जो बात बता रहा हूँ, अगर मैं आपको इंग्लिश में बड़बड़ा दूं 2-5 मिनट में, तो आप एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे। लेकिन अगर अपन इस कॉमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपन को एक चीज याद रहेगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ। अरे अपन नॉर्मल वाइटल पैरामीटर पढ़ रहे हैं, हाइट, वेट, वजन, वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है, और यहीं से एग्जामिनर सीएचओ के अंदर ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन देगा। इतने ही सीएचओ के एग्जाम देख लिए आज तक, एज इट इज प्रश्न छपते हैं जो यहाँ है एज इट इज। तो एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज हेड सर्कमफेरेंस ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें कि 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर, या 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर, 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर, या 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा, क्या होगा हेड सर्कमफेरेंस क्या होगा, फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा सा रेशनल इस क्वेश्चन के लिए मैंने बनाया है, और हेड सर्कमफेरेंस से रिलेटेड एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ नहीं हो, कहीं और अवेलेबल हो। ठीक है, फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इसका रेशनल देखिए। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं हेड सर्कमफेरेंस की। तो हेड सर्कमफेरेंस जो होता है 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर जो है कि नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस होता है। यदि 33 सेंटीमीटर से कम है, यदि 33 सेंटीमीटर से यदि कम है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये माइक्रोसिफेली को इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हेड सर्कमफेरेंस जो है कि 33 सेंटीमीटर से कम है, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है, माइक्रोसिफेली को इंडिकेट करता है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि हेड सर्कमफेरेंस जो है कि 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा, तो वो हमेशा मैक्रोसिफेली को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? हमेशा मैक्रोसिफेली को इंडिकेट करेगा। अरे मैक्रोसिफेली जो है कि हाइड्रोसिफेलिस को इंडिकेट करता है, क्योंकि हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है कि एक्सेसिव सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। इसमें एक्सेसिव सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। जब सीएसएफ ज्यादा बढ़ेगा तो अपन को क्या होगा, जो अपना नॉर्मल सर ऐसा होता है वो ऐसा ना दिखे, अपन को ऐसा दिखेगा। तो ऐसे सर को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे सर को अपन बोलते हैं बल्जिंग फंटोनेल। क्या बोलते हैं? बल्जिंग फंटोनेल। और बल्जिंग फंटोनेल जो है कि हाइड्रोसिफेलस का क्लासिकल सिम्टम होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि विच इज द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस, तो क्या होगा? बल्जिंग फंटोनेल्स होगा। ठीक है। हाइड्रोसिफेलस की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार का होता है। कितना होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कम्युनिकेटिंग और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। अरे कम्युनिकेटिंग का मतलब ये है कि सीएसएफ ये राइट एंड लेफ्ट कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा सीएसएफ बन रहा है। यहाँ से ये थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है और ये थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है। अब कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सीएसएफ का जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, अगर सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो इधर निकलने की क्षमता तो कम है, इधर निकलने की क्षमता कम है, तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सर बड़ा हो जाएगा। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस के अंदर क्या स्थिति देखने को मिलती है? इसमें अपन को देखने को मिलता है कि पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसमें पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिससे सीएसएफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे मान लीजिए कि ये थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जा रहा है और ये इसका रास्ता है। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ जाए तो सीएसएफ आगे इन वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, तो भी अपन को क्या बल्जिंग फंटोलन देखने को मिलेगा। तो कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग मेरे हिसाब से आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मुझे कमेंट करिए कि आपको किस तरीके के एमसीक्यू पसंद है। अगर कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए, हेड सर्कमफेरेंस से रिलेटेड आपको सारे सवालों के जवाब आ गए होंगे आपको, और आपने क्वेश्चन का आंसर भी आपने यहाँ पर पता कर लिया होगा कि 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर जो है कि नॉर्मल होता है। ठीक है, देखिए 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर जो है कि हेड सर्कमफेरेंस जो है कि नॉर्मल होता है। ये डाटा बहुत ही स्टैंडर्ड बुक जो कि अपनी एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी है वो हमेशा डाटा एनक्लेक्स बुक के द्वारा ही लेती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 कि व्हाट इज द एवरेज चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ। अरे अपन ने वेट की बात कर ली, अपन ने हाइट की बात कर ली, अपन ने हेड सर्कमफेरेंस की बात कर ली, अब अपन करेंगे चेस्ट सर्कमफेरेंस। आपको ए टू जेड जीरो से लेकर के हीरो बनाने तक का पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, वन बाय वन एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ। बर्थ के समय पे न्यूबॉर्न का चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा कि एवरेज चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है। देखिए, सबसे पहली बात देखिए कि चेस्ट सर्कमफेरेंस नॉर्मली कितना होता है? 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर होता है। अगर हेड सर्कमफेरेंस की बात करूं तो 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एज ए सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले चेस्ट आता है उसके बाद हेड आता है। तो चेस्ट का जो है कि 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर है, तो हेड का जो है कि 33 से लेकर के 35 सेंटीमीटर है। चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अरे आपने देखा होगा कि बच्चे के सामने की ओर चेस्ट की हड्डी बड़ी हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन 2 नहीं 3 नहीं 4 बार पूछा गया है कि चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है बच्चे का क्यों बढ़ जाता है। तो ऑप्शन में राइट आंसर हमेशा माना गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जो है कि चेस्ट सर्कमफेरेंस आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? head circumference and chest circumference become equal at the age of 1 year। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आपसे पूछा गया है कि हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है कि किस उम्र के बाद बराबर हो जाते हैं।
तो 1 साल की उम्र के बाद बराबर हो जाते हैं। और कितने होते हैं ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बराबर बोले तो कितना कितना हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा 45 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है 45 सेंटीमीटर। जो 45 सेंटीमीटर अंक है ये अपने नर्सिंग फील्ड, नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अम्लाइकल कोड की जो लेंथ होती है वो भी 45 सेंटीमीटर होती है। और एनिमा केन की हाइट जो होती है वो भी कितनी होती है 45 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं फीमर की बात करूं कि फीमर बोन की लेंथ कितनी होती है, तो फीमर की लेंथ भी कितनी होती है, वो भी 45 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे 4-5 ही बता पाऊंगा, अगर ज्यादा बताना चाहूँ तो एवरेज 21 लाइंस जो है कि 45 के ऊपर आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट रेंज फॉर ए इन्फेंट। रेंज पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। व्हाट इज द हार्ट रेट रेंज फॉर ए इन्फेंट। क्वेश्चन को हमेशा समझिए ध्यानपूर्वक और उसका आंसर दीजिए। यहाँ पर रेंज पूछा है, यहाँ पर एज इट इज अगर रेट पूछता तो वो एक अलग बात थी, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, रेंज पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होता है, या 80 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होता है, या 120 से लेकर के 80 बीट पर मिनट होता है, या 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होता है। तो बताइएगा कि इन्फेंट के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, बच्चे के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। मैं तो रेशनल बताऊंगा ही सही, मेरा वेट मत कीजिए, पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप हमारा रेशनल देखिए। वीडियो को पॉज करके फिर अनपॉज किया करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रश्न का आंसर, आपके द्वारा दिया गया आंसर गलत पाया जाता है और आप अगर उसके बाद हमारा रेशनल पढ़ते हो तो वो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ भाई मैंने इसका गलत जवाब दिया था, इसका सर ने जो है कि सही आंसर बताया था। तो आपके दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज को पकड़ लेगा कि भाई इसका राइट आंसर ये है। फिर वो चीज आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपने देखा होगा अपन एग्जाम देकर के जब क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट से घर पर मिलाते हैं, अगर अपन को पता चल जाता है कि इसका सही आंसर ये था और अपन इसका गलत आंसर करके आ गए, तो वो आंसर हमको हमेशा याद रहता है। ठीक है, देखिए व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट रेंज फॉर ए इन्फेंट। तो इसमें देखिएगा द हार्ट रेट की अगर बात करें तो इन्फेंट की नॉर्मली 120 से लेकर के 160 बीट पर मिनट होती है। कब होती है? रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होती है। रेस्टिंग कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बीएचयू के पेपर के अंदर ये पूछा गया है। क्लियर है? अगर अपन बात करें ड्यूरिंग क्राइंग, अगर ड्यूरिंग क्राइंग जब बच्चा रो रहा है या कोई एक्टिविटीज कर रहा है उस समय कितना होगा, तो उस समय एग्जैक्ट 180 या इसके आसपास 180 बीट पर मिनट होगा। एवरेज यही है 180 बीट पर मिनट। ठीक है, अगर स्लीपिंग, अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि ड्यूरिंग स्लीपिंग कितना होगा, स्लीपिंग की कंडीशन में कितना होगा, तो 80 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होगा। क्लियर है? हार्ट रेट कहाँ पे चेक करते हैं, तो हार्ट रेट चेक्ड एट फोर्थ इंटरकेस्टल स्पेस। ये होगी चाइल्ड की बात। ये किसकी बात हो गई? ये भैया चाइल्ड की बात हो गई। अगर अपन एडल्ट की पूछ लिए एग्जामिनर आपसे कि एडल्ट की कहाँ पर चेक करते हैं, तो आपको हमेशा बताना है कि एडल्ट की जो है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड नहीं बना पाए हैं, क्वेश्चन इतने डले हुए हैं। अभी जस्ट 1 घंटे बाद आपकी क्लास वापस से रिपीट कर दी जाएगी। तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि भाई क्लास ऐसी लगी, क्या कमी है क्या कमी नहीं है, क्योंकि हम भी पहले ऑफलाइन थे अब ऑनलाइन हैं, तो कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हमें बताइएगा कि क्या बदलाव हुए हैं, आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से ही सारे चेंजेस होंगे। आपने कमेंट किया था कि सर हमें CHO का क्रैश कोर्स चाहिए, हमने आपको वो ला के दिया। तो आपके कमेंट से ही सब कुछ चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि आप हमें ऑफलाइन बैच में बैठे हुए हैं, अपन ऑफलाइन बैच में नहीं है, अपन ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन जब आप हमें मैसेज करोगे तभी पता चलेगा। हम थंबनेल पे भी हमारा नंबर पुट कर रहे हैं, तो वहां से भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।